नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा आपके साथ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपना NICU का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जब मेरा बेटा NICU में एडमिट था तो वो कितने दिन तक वहां पर रहा, उसे कैसे रखा गया, कितना एक्सपेंस आया। आज मैं आपसे ये सभी चीज़ें डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा बेटा विहान जो है प्री मैच्योर जस्ट 30th वीक ही उसने कंप्लीट किए थे कि वो बॉर्न हो गया था और मेरी जो डिलीवरी थी वो नेचुरल डिलीवरी हुई थी। जब मेरा बेटा बॉर्न हुआ, वेट उसका बहुत ही कम था, उसे तुरंत NICU में शिफ्ट किया गया। मैं उसको देख भी नहीं पाई थी उस टाइम। मेरा हस्बैंड गए, वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने कंप्लीट की, NICU का फॉर्म साइन किया। फॉर्म में कई सारे क्लॉज थे जिसमें कि एक क्लॉज ये भी था कि कोई भी कैजुअलिटी या मिस हैपनिंग बेबी के साथ होती है तो हॉस्पिटल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड जो थे बहुत ही डर गए थे और हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि एक तो वो प्री मैच्योर बॉर्न हुआ था और जब हमने फॉर्म में ये सारे क्लॉज देखे तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने फॉर्म साइन किया और उसको NICU में शिफ्ट करवाया। मैं जब NICU में अपने बेटे को देखने गई तो मुझे NICU के बाहर मुझे ग्रीन कलर का एक एप्रन दिया गया और मुझसे बोला गया कि इसे पहन करके ही मैं NICU में जा सकती हूँ। देखिए, NICU में एक साथ कई लोग नहीं जा पाते हैं, एक साथ कई लोग नहीं जा सकते। एक एक करके ही सबको अंदर जाना अलाउ होता है और वो भी एप्रन पहन के ही जाना होता है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनके साथ NICU में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाती है, बहुत साफ़ सफाई पर ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं वो बाहरी चीज़ों से बहुत जल्दी ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए वहाँ पर बच्चे को थोड़ी दूर से ही देखने को दिया जाता है, बच्चे के बिल्कुल नज़दीक भी नहीं जाने देते हैं। हालांकि डॉक्टर ने मुझे अलाउ कर दिया था कि मैं उसके पास जा सकती हूँ। जब मैं उसके पास गई तो मुझे वहाँ की नर्स ने मुझे हैंड सैनिटाइज़र दिया, तो मैंने अपने हाथ सैनिटाइज़ किए। फिर मैंने अपने बेबी को देखा। उस टाइम मेरा मन इतना हो रहा था कि मैं अपने बेबी को गोद में ले लूँ, उसे खिलाऊं, लेकिन वेट कम होने के कारण, प्री मैच्योर होने के कारण वो इतना वीक था कि मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस उसको देखती ही जा रही थी। फिर मैंने देखा कि डॉक्टर ने उसका तुरंत वेट चेक किया और मुझे बताया कि ये 1300 ग्राम का है। उसका ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल निकाले, उसका एक्सरे किया और मैंने देखा कि उसके पास कई सारे मॉनिटर और सेंसर लगे हुए थे, जिसमें से एक हार्ट बीट मॉनिटर था, दूसरा बॉडी ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर था, तीसरा बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर था। ये सब देख के मैं इतना घबरा गई थी, इतना डर गई थी, और उसके हाथ में ड्रिप भी लगी हुई थी। कितने छोटे से बेबी को कितनी ढेर सारी चीज़ें लगा दी गई हैं, उसे कितना पेन हो रहा होगा। बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जो तरीका था बेबी को ट्रीटमेंट करने का, वो सब वहाँ डॉक्टर और उनकी टीम जो है कर रहे थे। हालांकि मुझे देख के ये सब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मैं देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा बेटा एक तो वेट बहुत कम था और वो बहुत ही ज़्यादा वीक भी था। और मैं ये देख रही थी, मेरे बेटे का वेट तो कम था ही, लेकिन वो एक्टिविटी बहुत ढेर सारी कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। ये बात मुझे वहाँ की नर्स भी बता रही थी कि वो लगातार पैर चला रहा था, कभी हाथ चला रहा था, और जब जब वो हार्ट बीट उसकी कम या तेज़ हो रही थी या ऑक्सीजन उसका कम या तेज़ हो रहा था, तो जो वहाँ मशीनें लगी थी वो भी ज़ोर ज़ोर से बीप करने लगी थी। और बेबी को जिस इंक्यूबेटर पर रखा गया था, जिस पर वो लेटा हुआ था, वहाँ का जो टेम्परेचर था आई थिंक 37 डिग्री के आसपास मेंटेन किया गया था, जिसको हम डिस्प्ले में भी देख सकते थे। हालांकि फर्स्ट डे बेबी के कई सारे टेस्ट हुए, एक्सरे हुए और थोड़ी देर बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई। तो डॉक्टर ने मुझसे बताया, हमसे बोला कि बेबी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन जो एक्सरे रिपोर्ट है उसमें ये था कि बेबी के लंग्स में कुछ स्पॉट हैं। बेबी प्रीमैच्योर होने की वजह से उसके जो लंग्स हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं हुए हैं। उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और वो टाइम के साथ सही हो जाएगा।
जिसके लिए डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब की बेबी को। और डॉक्टर ने हमसे एक बात और बोली कि अगर बेबी की बॉडी में कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या कोई हेमरेज है तो वो इस टाइम नहीं पता चल सकता, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा और ये कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है। जैसे तैसे हमारा फर्स्ट डे वहाँ पर बीता ही था कि डॉक्टर ने हमें बोला कि जो ऐसे बेबी होते हैं प्री मैच्योर, स्पेशली लो बर्थ वेट वाले, उनका मुंह में दूध लेने और निगलने का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसलिए दूध पिलाते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऐसे बेबी को दूध पिलाना पड़ता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं कि प्री मैच्योर बेबी को हमें कैसे दूध पिलाना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो मैं आपसे बता ही रही थी कि मेरे बेटे का वेट बहुत कम था, तो स्टार्टिंग में डॉक्टर ने बेबी को 2 ml दूध देना स्टार्ट किया। वो जो दूध बेबी को फीड करा रहे थे वो भी सिरिंज और पाइप की हेल्प से बेबी को मुंह में दे रहे थे। डॉक्टर ने हमसे बोला कि जैसे जैसे बेबी जो है दूध को डाइजेस्ट करता जाएगा हम दूध की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 2 ml से स्टार्ट हुआ, फिर 3 ml, फिर 5 ml, फिर 7 ml, फिर जाकर के 10 ml हो गया था। फिर 10वें दिन बेबी को 15 से 20 ml दूध जो है नर्स हर 2-3 घंटे पर देने लगी थी। स्टार्टिंग में बेबी को फार्मूला मिल्क ही 2 से 3 दिन तक दिया गया था क्योंकि जो मेरा मदर मिल्क था वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। फिर 4th डे से मैंने अपना मदर मिल्क निकाल करके सिस्टर को दे देती थी, फिर वो बेबी को फीड कराती थी। क्योंकि बेबी के वीक होने की वजह से मैं बेबी को डायरेक्टली फीड नहीं दे पा रही थी क्योंकि बेबी सक नहीं कर पा रहा था, तो नर्स जो है उस टाइम सिरिंज और पाइप की हेल्प से ही बेबी को मदर मिल्क दे रही थी। जैसे तैसे हमारा 2-3 दिन ही बीता ही था कि एक दिन डॉक्टर ने मुझसे बोला, 4th डे था आई थिंक, कि बेबी को जॉन्डिस हो गया है, जिसे हम नियोनेटल जॉन्डिस भी कहते हैं। और प्री मैच्योर बेबी को जब जॉन्डिस हो जाता है और उसको सही करने के लिए वहाँ पर बेबी को फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी में क्या होता है कि बेबी की आंख पर एक पट्टा लगा दिया जाता है, एक कपड़ा लगा दिया जाता है, उसकी आंखों को ढक दिया जाता है और बेबी को ब्लू लाइट वाले लैम्प के रोशनी के अंदर रखा जाता है। पर मेरा बेटा इतना ज़्यादा एक्टिव था, इतना हलचल करता था कि वो क्या करता था कि बार बार अपनी आँख से पट्टी को हटा देता था हाथ से मार मार के। तो फिर नर्स ने क्या किया कि उसकी पट्टी को आँख के पास टेप लगा के चिपका दिया जिससे कि वो बार बार ना हटा पाए। फिर मैंने ये भी देखा था कि हर अल्टरनेट डेज पे मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट होता था, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता था ये चेक करने के लिए कि बेबी को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए उसका हर अल्टरनेट डेज पे ब्लड टेस्ट भी वहाँ पर होता रहता था। फिर धीरे धीरे हमारा 10 दिन किसी तरह बीता, जो कि मेरी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे, बहुत ही पेनफुल पीरियड था वो मेरे लिए। मैं हमेशा NICU के बाहर बैठकर वेट किया करती थी कि मेरा बेटा कब सही हो जाएगा, कब स्वस्थ हो जाए और हमें डॉक्टर जो परमिशन दे दे कि मैं इसको घर ले जा पाऊँ। और जब भी मशीनों से ज़ोर ज़ोर से बीप बीप की आवाज़ आती थी तो मैं तुरंत जाकर के NICU के पास झांकती थी, देखती थी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और हमेशा वहाँ पर ऊपर वाले से यही दुआ करती थी कि जल्दी से मेरे बेटे को वो स्वस्थ कर दें और ठीक कर दें ताकि मैं उसे अपने साथ घर ले जा पाऊँ। लेकिन जब भी उसके घर लाने की बात होती थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी, बहुत घबरा जाती थी कि मैं उसकी घर पर कैसे केयर करूँगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मेरा बेटा हमेशा डॉक्टर और उसकी टीम की निगरानी में रहता था, उसे 24 आवर्स मॉनिटर किया जाता था। क्या मैं इसकी ऐसे घर पर केयर कर पाऊँगी या नहीं। फिर 11वें दिन हम उसे डिस्चार्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि डॉक्टर कह रहा था कि अभी इसको कुछ दिन और वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। NICU हमारे घर से 10 मिनट की ही दूरी पर था और टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, तो हमने सोचा कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो हम इसे ईज़िली यहाँ पर ला सकते हैं। तो हम उसे 11वें दिन डिस्चार्ज करा के बहुत ही हिम्मत करके मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग उसे डिस्चार्ज करवा के घर ले आए। घर लाने से पहले जिस कमरे में बेबी को हमें रखना था, मैंने उस कमरे की बहुत ही अच्छे से सफाई की, उसको पूरा सैनिटाइज़ किया ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, बच्चे हर तरह के किसी भी तरह के डस्ट से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन होने का भी डर होता है। इसलिए मैंने घर की और कमरे की बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई की।
प्री मैच्योर बच्चे की देखभाल घर पर कैसे की जाती है, उसका कमरा कैसा होना चाहिए, इन सारे टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वहाँ जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे तैसे हमारा 3-4 दिन बीता ही था, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक जा रहा था। मेरा बेटा फीड भी करना सीख गया था थोड़ा थोड़ा, और मैं उसको थोड़ा थोड़ा बॉटल से भी पिलाने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी कि इसका वेट जल्दी बढ़ जाए, ये जल्दी से नॉर्मल वेट का हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं एक वेट मशीन भी घर लेकर आ गई थी, और मैं वीकली अपने बेटे का वेट चेक करती थी और देखती थी कि काश इसका थोड़ा वेट बढ़ जाए। पर फर्स्ट मंथ में तो ऐसे बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, बल्कि और घट जाता है। फिर सेकेंड मंथ से वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे तैसे हमारे 3-4 दिन बीते ही थे कि एक दिन मैंने क्या किया कि अपने बेटे को मॉर्निंग में बॉटल से फीड कराया, और फीड कराने के बाद वो सो गया। फिर मैंने उसको सुला दिया। फिर सडनली वो 1 घंटे बाद उठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा कि उसकी आँख से, नाक से, मुंह से दूध बाहर आने लगा था, और वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत डर भी गई थी। फिर मैं तुरंत उसको NICU में लेकर के गई, वहाँ उसको शिफ्ट कराया। फिर डॉक्टर ने उसको चेक किया और मुझसे बोला कि दूध जो है लंग्स में चला गया है बच्चे के, जिससे कि उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। फिर मेरा बेटा विहान वहाँ 2 दिन तक एडमिट था। फिर से उसके टेस्ट हुए, सब ड्रिप लगी, फिर उसको मेडिसिन दी गई। फिर 2 दिन के बाद हम उसे घर लेके आ पाए। फिर डॉक्टर ने मुझसे उस टाइम एक चीज़ और भी पूछी थी कि क्या आपने अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाया था? तो मैंने बोला नहीं। तो जो मैंने गलती की वो आप गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक डकार ज़रूर दिलाइएगा, उसके बाद ही बच्चे को सुलाइएगा। फिर 2 दिन के बाद मेरा बेटा घर वापस आ गया था। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था, वो फीड भी करने लगा था। मैं उसको अपना डायरेक्टली फीड भी कराती थी, बॉटल से भी देती थी। फिर 1 मंथ के बाद मेरे बेटे का वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। मैं एक और चीज़ आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे बेटे का NICU का एक दिन का एक्सपेंस जो था वो 5000 अप्रॉक्स था, जिसमें मेडिसिन भी इंक्लूड है, और वो 10 दिन तक वहाँ पर एडमिट था। तो ये है मेरा NICU का एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, जिससे उन्हें भी NICU के बारे में पता चल पाए और कुछ उन्हें भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।